यह वाइब कोडिंग के लिए अंतिम शुरुआती मार्गदर्शिका है। यह वर्षों में सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके में सबसे बड़ा बदलाव है और मैं आपको वह सब कुछ दिखाने जा रहा हूं जो आपको जानना चाहिए। हम शुरू करेंगे कि वाइब कोडिंग क्या है और इसे करने वाले टूल्स कौन से हैं। फिर हम एक असली ऐप को शुरू से मिलकर बनाएंगे। आप सीखेंगे कि इसे कैसे प्लान करना है, प्रॉम्प्ट करना है, लॉगिन और पेमेंट्स जोड़ना है, इसे पब्लिश करना है और इसे गिटहब से कनेक्ट करना है ताकि आप वहीं से आगे बढ़ सकें। कोई कोडिंग अनुभव या तकनीकी पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है, बस मेरे साथ साथ चलते रहें। अंत तक आपका खुद का ऐप इंटरनेट पे लाइव होगा। कोई मॉकअप नहीं, कोई डेमो नहीं, बल्कि एक असली एप्लीकेशन जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अब मैंने इसी तरीके से एक असली प्रोडक्ट बनाया और लॉन्च किया है जिसे अभी ग्राहक पैसे देकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वाइब कोडिंग कहां शानदार है और कहां आपको मुश्किलें आ सकती हैं। उस हिस्से के लिए भी बने रहें। लेकिन पहले वाइब कोडिंग है क्या और हर कोई इसके बारे में क्यों बात कर रहा है। वाइब कोडिंग का मतलब है सॉफ्टवेयर बनाना, बस साधारण भाषा में बताकर कि आपको क्या चाहिए और फिर एआई को आपके लिए उसे बनाना देना। डिजाइन, डेटाबेस, लॉगिन सिस्टम, सब कुछ। यह शब्द एंड्रेस कारपाथी ने गढ़ा था, जो दुनिया के सबसे सम्मानित एआई शोधकर्ताओं में से एक हैं, और यह शब्द 2025 की शुरुआत में आया था। उन्होंने इसे इस तरह बताया: चीजों को देखें, चीजों को बोलें, चीजों को चलाएं, चीजों को कॉपी पेस्ट करें। जब तक सॉफ्टवेयर वही ना करने लगे जो आप चाहते हैं, आप कोड नहीं लिखते, आप एआई को मार्गदर्शन देते हैं। ये ऐसे काम करता है। ये एक लूप है। आप अपनी ऐप का वर्णन करते हैं, ये क्या करती है, किसके लिए है, इसमें क्या चाहिए, और एआई एक काम करने वाली एप्लीकेशन बना देता है। आप उसे टेस्ट करते हैं और फिर एआई को बताते हैं कि क्या बदलना है। एआई उसमें बदलाव करता है और आप यह प्रक्रिया दोहराते हैं जब तक ऐप बिल्कुल वैसा न हो जाए जैसा आप चाहते हैं। बस इतना ही। अब ये सिर्फ चैट जीपीटी इस्तेमाल करने जैसा नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी से कहें कि आपके लिए एक ऐप बनाए तो वह आपको कोड दे देगा। ये कोड उपयोगी है, लेकिन आपको अभी भी सर्वर सेटअप करना होगा, डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना होगा, होस्टिंग संभालनी होगी और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। चैट जीपीटी आपको सामग्री देता है, लेकिन वह खाना नहीं बनाता। वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म वास्तव में खाना बनाते हैं। आप ऐप का वर्णन करते हैं और प्लेटफॉर्म उसे बनाता है, होस्ट करता है, उसे डेटाबेस देता है और एक लॉगिन सिस्टम भी देता है, शुरुआत से अंत तक। हालांकि एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, एक वाक्य से आपको परफेक्ट ऐप नहीं मिलती। एआई कोई जादू नहीं है, अभी तक नहीं। आपको अभी भी इसे मार्गदर्शन देना होता है, टेस्ट करना होता है और बार बार सुधारना होता है। कौशल इस बात में है कि आप कैसे संवाद करते हैं, आप अपनी आवश्यकता को कितनी सटीकता से बताते हैं। हम इस पर काफी समय बिताएंगे क्योंकि यही चीज बेहतरीन परिणामों और निराशा के बीच फर्क करती है। ठीक है, यही है वाइब कोडिंग। अब मैं आपको दिखाता हूं कि टूल्स का परिदृश्य वास्तव में कैसा दिखता है। इस समय बाहर 1 दर्जन से अधिक वाइब कोडिंग टूल्स हैं और हर महीने और भी लॉन्च हो रहे हैं। मैं आपको मुख्य श्रेणियों का एक त्वरित अवलोकन देने जा रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या उपलब्ध है, और फिर हम मिलकर एक टूल चुनेंगे और कुछ बनाएंगे। ये टूल्स 3 श्रेणियों में आते हैं। पहली श्रेणी है ऑल इन वन ऐप बिल्डर्स। ये प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे बेस 44, लवेबल और बोल्ट न्यू। आप अपने ऐप का वर्णन करते हैं और ये सब कुछ जनरेट कर देते हैं। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, होस्टिंग, सब कुछ। आपको कोड को छूना नहीं पड़ता, सर्वर सेटअप नहीं करना पड़ता, बस आप जो चाहते हैं उसका वर्णन करते हैं और बाकी सब प्लेटफॉर्म संभाल लेता है। ये सबसे शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल विकल्प है, और जब लोग कोडिंग के जरिए शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग इन्हीं के बारे में सोचते हैं। दूसरी श्रेणी है एआई पावर्ड कोड एडिटर्स। ऐसे टूल्स जैसे कर्सर, विंडसर्फ और गिटहब कोपायलट। इनमें अभी भी पारंपरिक कोड एडिटर का इस्तेमाल होता है। आप असली कोड फाइल्स देख रहे होते हैं, लेकिन एआई आपके लिए ज्यादातर कोड लिख देता है। आप अपनी इच्छानुसार जानकारी को स्वाभाविक भाषा में बता सकते हैं और एआई उसे भर देगा। ये विकल्प तब बेहतर होते हैं जब आपके पास कोडिंग का कुछ ज्ञान हो या फिर आप जो कुछ भी बनाया जा रहा है उस पर अधिक नियंत्रण रखना चाहते हो। तीसरी श्रेणी एआई कोडिंग एजेंटों की है। सोचो, रिप्लिट एजेंट, क्लाउड कोड या कोडेक्स ऐसे एआई हैं जो स्वायत्त रूप से कोड की योजना बना सकते, लिख सकते और तैनात कर सकते हैं। आप उन्हें लक्ष्य दें और वे उसे पूरा करने के तरीके ढूंढ लेंगे। वे शक्तिशाली हैं, पर उनके साथ काम करना जटिल है। ये अधिक पावर यूजर टूल है। इस वीडियो के लिए हम बेस 44 का उपयोग करने वाले हैं। यह सबसे शुरुआती लोगों के लिए सबसे अनुकूल विकल्पों में से एक है और यह सब कुछ एक ही जगह संभालता है। डिजाइन, डेटाबेस, होस्टिंग, सब कुछ। और अगर यह नाम आपको जाना पहचाना लग रहा है तो इसका कारण यह है कि विक्स ने बेस 44 को अधिग्रहित कर लिया है। तो यह कोई छोटा सा साइड प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक असली प्लेटफॉर्म है जिसके पीछे मजबूत समर्थन है। इसका मतलब है कि आप चाहे किसी भी अनुभव स्तर के हों, आप मेरे साथ साथ चल सकते हैं और अंत तक आपके पास इंटरनेट पर कुछ असली और लाइव होगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास स्क्रीन पर और वीडियो विवरण में एक लिंक है जो आपको सीधे बेस 44 पर ले जाएगा, जहां आप मुफ्त में बनाना शुरू कर सकते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ें और उसे खोल लें ताकि आप मेरे साथ कदम दर कदम फॉलो कर सकें।
जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर या कुछ इसी तरह के पेज पर पहुंचेंगे और आपको तुरंत ही एक चैट बॉक्स दिखाई देगा जो आपसे आपके ऐप का विवरण पूछ रहा है। अब ये असल में कोई असली चैट बॉक्स नहीं है। हमें पहले एक अकाउंट रजिस्टर करना होगा। इसके लिए बस बिल्ड नाउ बटन पर क्लिक करें। फिर उनके निर्देशों का पालन करते हुए अपना बेस 44 अकाउंट सेटअप करने की प्रक्रिया पूरी करें। मैं आपको डैशबोर्ड पे मिलूंगा और यहाँ डैशबोर्ड पर हम एक असली चैट बॉक्स देख सकते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपना ऐप बनाने के लिए करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये थोड़ा अलग दिख सकता है। एआई बहुत तेजी से बदलता है और सॉफ्टवेयर भी नियमित रूप से अपडेट होता रहता है, तो अगर इंटरफेस बिल्कुल वैसा ना दिखे तो चिंता ना करें। बस आज मैं आपको जो अवधारणाएं दिखा रहा हूं उन्हें समझने की कोशिश करें और जब आप खुद कर रहे हो तो सीखी हुई बातों को उस इंटरफेस पर लागू करें जैसा वह उस समय दिखता है। बिल्डिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो आपके ऐप के परिणाम में बड़ा फर्क डालेगा और इस प्रक्रिया में आपके पैसे भी बचाएगा। ऊपरी बाईं ओर वर्क स्पेस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और यहां आप देख सकते हैं कि बेस 44 एक क्रेडिट सिस्टम का उपयोग करता है। फ्री प्लान पर रोज 5 क्रेडिट मिलते हैं। ये एक सौ नहीं है। छोटे बदलावों में कम क्रेडिट लगते हैं लेकिन नया फीचर बनवाने पर ज्यादा क्रेडिट खर्च होंगे। फ्री प्लान आपको अपना पहला ऐप जनरेट करने और कुछ बदलाव आजमाने के लिए पर्याप्त क्रेडिट्स देता है। लेकिन बात यह है, अगर आप बिना किसी स्पष्ट योजना के सीधे बिल्डिंग शुरू कर देंगे तो अपनी पसंद की चीज पाने के लिए आप जल्दी ही अपने क्रेडिट्स खर्च कर देंगे। इसलिए इसके बजाय हम पहले योजना बनाएंगे। बेस 44 में इसके लिए एक इनबिल्ट फीचर है जिसे प्लान मोड कहा जाता है। जब आप नया ऐप बनाने जाते हैं तो आप यह छोटा सा प्लान टॉगल बटन देख सकते हैं। आगे बढ़ें और उस पर क्लिक करें। अब हम प्लान मोड में हैं। प्लान मोड में हम जो चाहते हैं उसका एक साधारण विवरण टाइप कर सकते हैं और बेस 44 हमें उस प्रॉम्प्ट को बेहतर बनाने में मदद करेगा जिसे एआई ऐप बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो मैं बस टाइप करूंगा मूवी रिकमेंडेशन ऐप और सेंड दबाऊंगा। फिर एआई आपसे कुछ गाइडेड सवाल पूछेगा ताकि यह समझ सके कि लक्ष्य क्या है, ऑडियंस कौन है, आप कौन कौन सी मुख्य सुविधाएं चाहते हैं, डिजाइन पसंद क्या है, इस तरह की बातें। यहां यह पूछ रहा है कि यह ऐप किसके लिए है और इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, तो मैं कहूंगा आम जनता के लिए। सिफारिशें जनरेट करने का मुख्य तरीका क्या है और हम कहेंगे रेटिंग्स के आधार पर। और आप किस तरह का विजुअल वाइब चाहते हैं, मान लीजिए डार्क और सिनेमैटिक। बस इसके पूछे गए सवालों के जवाब दें और जब ये पूरा हो जाएगा तो ये एक प्लान तैयार करेगा और आप रीड मोर पर क्लिक करके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। आप स्क्रॉल करके सब कुछ देख सकते हैं जो भी इसने लिखा है। और अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आप बस साधारण भाषा में चैट में टाइप कर सकते हैं और एआई से अपडेट करने के लिए कह सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि प्लान मोड में कोई भी क्रेडिट इस्तेमाल नहीं होता। आप बस एआई के साथ बातचीत कर रहे हैं, अपने आइडियाज को व्यवस्थित कर रहे हैं और अपने ऐप के लिए एक विस्तृत ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। क्रेडिट्स तभी खर्च होते हैं जब आप स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है। हमने एक सामान्य आइडिया से शुरुआत की थी और एआई ने उसे एक संरचित प्लान में बदल दिया जिसमें स्पष्ट फीचर्स, यूजर फ्लो और डिजाइन डायरेक्शन है। यही वह चीज है जिससे बेस 44 आगे ऐप बनाएगा। जितनी ज्यादा डिटेल आप यहां डालेंगे आपका पहला रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा और बाद में उसे सुधारने में उतने ही कम क्रेडिट्स खर्च होंगे। यहां एक छोटा सा सुझाव है, अगर आपको अभी तक यह नहीं पता कि आप क्या बनाना चाहते हैं तो आप आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए क्लॉड या चैट जीपीटी जैसे टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस 44 खोलने से भी पहले इसे ऐसे सोचिए जैसे आप ब्लूप्रिंट ड्राफ्ट करने से पहले किसी दोस्त से बातचीत कर रहे हों। अपना आइडिया तय होने के बाद प्लान मोड में आप उसे एआई के समझने लायक बना पाएंगे। अब स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करें और बेस 44 तुरंत आपका ऐप बनाने लगेगा। आप यहां तक देख सकते हैं कि वह कौन कौन सी फाइलें लिख रहा है, वो भी रियल टाइम में बाईं साइड बार में। यह प्रक्रिया कुछ मिनट ले सकती है, तो बस थोड़ा धैर्य रखें और जब यह पूरा हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यह है सिनेमैच बेस 44 का हमारे ऐप का पहला ड्राफ्ट। बिल्कुल ऊपर हमारे पास एक सर्च बार है जहां हम खास फिल्मों को खोज सकते हैं। हमारे पास टैग्स हैं जिनसे हम अलग अलग फिल्म टाइप के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। जैसे ही हम अलग अलग फिल्मों पर होवर करते हैं, यहां कुछ अच्छा इंटरैक्टिव मूवमेंट देखने को मिलता है। इमेज बड़ी हो जाती है और मूवी हाईलाइट हो जाती है। ऊपर की तरफ हमारे पास अलग अलग टैब्स हैं जैसे माई रेटिंग्स, जहां ऐसा लगता है कि अगर हम लॉग इन करें तो अपनी रेटिंग्स ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरह वॉच लिस्ट के लिए भी है जहां हम फिल्में सेव कर सकते हैं और फिर यूजर की पसंद के आधार पर उनके लिए सिफारिशें भी मिलती हैं। कुल मिलाकर यह एक काफी अच्छा शुरुआत है। बेस 44 ने एक पूरा फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाया है। अगर आप इसे शुरू से कोड करते तो इसमें कई दिन लग सकते थे, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें हमें सुलझाना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यह असली मूवी पोस्टर नहीं है। हमें शायद इसे ठीक करना चाहिए।
रेटिंग्स प्राप्त करने के लिए साइन इन करने का विकल्प है, लेकिन मुझे अभी तक साइन इन करने का कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें यूज़र ऑथेंटिकेशन जोड़ना होगा। और व्यक्तिगत रूप से जैसा कि मैं देख रहा हूं, मुझे ये सेरिफ फॉन्ट ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा यहाँ हमारे हेडर के लिए। मुझे लगता है कि अगर हमारे पास सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होते तो ये बहुत बेहतर दिखता। तो अगला मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने ऐप में बदलाव कैसे करें। पहला वर्जन कभी भी परफेक्ट नहीं होता। वाइब कोडिंग में असली कौशल ये जानना है कि एआई को बेहतर बनाने के लिए कैसे गाइड करें। इसे करने के कुछ तरीके हैं, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले थीम पैनल। थीम आइकन पर क्लिक करें जो आपके एडिटर के टॉप पर यह पैलेट बटन है। यहीं पर आप अपने पूरे ऐप के लिए एक ही जगह पर रंग और फॉन्ट सेट करते हैं। एक प्राइमरी रंग चुनें, बैकग्राउंड चुनें, अपने फॉन्ट्स चुनें और ये बदलाव तुरंत हर जगह लागू हो जाते हैं। यह फ्री है और इसमें कोई क्रेडिट इस्तेमाल नहीं होता। उदाहरण के लिए चलिए इस प्राइमरी पीले रंग को किसी और टोन, किसी और ह्यू में बदलते हैं। हम इसे शायद यहां इस चमकीले नारंगी रंग पर सेट करेंगे। ये काफी अच्छा है। और अगर हम सेव एंड अप्लाई पर क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि ऐप के रंग हर जगह अपडेट हो गए हैं, जहां पहले वह पीला रंग इस्तेमाल हुआ था। अब अगला है विजुअल एडिट मोड। क्लिक करें, टूल बार के ऊपर बाईं ओर एडिट पर क्लिक करें। यह आपको स्क्रीन पर विशिष्ट एलिमेंट्स चुनने और उन्हें एडजस्ट करने की सुविधा देता है। आप किसी एक बटन का रंग बदल सकते हैं, किसी सेक्शन की स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं, या जो चीज आपको नहीं चाहिए उसे डिलीट कर सकते हैं। यह थीम पैनल की तरह है, लेकिन पूरे ऐप की बजाय व्यक्तिगत एलिमेंट्स के लिए। यह भी इस्तेमाल करने के लिए फ्री है, कोई क्रेडिट नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम इस टेक्स्ट को बदलना चाहते हैं कि इसमें क्या लिखा है। हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर टेक्स्ट कंटेंट बदलने के लिए टी पर क्लिक कर सकते हैं। हम इसे बदलकर लिखेंगे। आपने जो देखा है उसे रेट करें ताकि आपको पर्सनलाइज्ड सिफारिशें मिल सकें। फिर अगर हम इस टूल बार पर एक्स पर क्लिक करते हैं तो 1 सेकंड बाद ऐप प्रीव्यू अपडेट हो जाता है और बदलाव लॉक हो जाता है। थीम पैनल और विजुअल एडिट मोड के बीच आप बहुत सारा डिजाइन वर्क बिना एआई चैट को छुए ही कर सकते हैं। अपने क्रेडिट्स उन चीजों के लिए बचा कर रखें जिनमें वाकई एआई की जरूरत है। फीचर्स जोड़ना, फंक्शनैलिटी बदलना और लॉजिक को ठीक करना। याद रखें, बेस 44 आपके ऐप की वर्जन हिस्ट्री रखता है। इसे बाईं ओर घड़ी आइकन से एक्सेस करें। कुछ गलत होने पर आप हमेशा पुराना वर्जन वापस ला सकते हैं। जैसे हम यहां इस पुराने वर्जन पर क्लिक कर सकते हैं और यह वह वर्जन लॉड कर देगा जिसमें पीला रंग था। यह आपके पूरे ऐप के लिए एक अनडू बटन जैसा है, इसलिए यह बहुत ही उपयोगी है। जो भी चीजें विजुअल बदलाव से आगे जाती हैं, जैसे नए फीचर्स जोड़ना, किसी चीज का काम करने का तरीका बदलना या कोई बग ठीक करना, वहीं पर एआई चैट काम आता है और यहीं पर आपके क्रेडिट्स का इस्तेमाल होता है। यह है मेरा तरीका। मैं बस ऐप के अंदर जाता हूं और जो देख रहा हूं उसके बारे में बात करता हूं। मैं नोट्स लेने के लिए वॉइस मोड का इस्तेमाल करता हूं। ये सभी नोट्स नीचे ट्रांसक्राइब होकर दिखेंगे। तो जब मैं बोलना और सोचकर सब कुछ कह चुका होता हूं, तब मैं वॉइस मोड बंद कर देता हूं और फिर उन सभी नोट्स को एक ही मैसेज में बदल सकता हूं, जिसमें सभी अलग अलग बदलावों की रिक्वेस्ट एक साथ भेज सकता हूं। इस तरह मैं एक ही मैसेज की कीमत में 5 या 6 बदलाव करवा सकता हूं, बजाय इसके कि हर बदलाव के लिए अलग अलग क्रेडिट खर्च करूं। यही है वाइब कोडिंग का मूल। आप जो चाहते हैं उसे बयान करें और एआई उसे पूरा कर देता है। मैं आपको दिखाता हूं। मैं माइक्रोफोन आइकन पर क्लिक करूंगा। ठीक है, मुझे अब तक ऐप का लुक अच्छा लग रहा है, लेकिन ऊपर हेडर में, चाहे वो सिनेमैच हो या डिस्कवर फिल्म्स, मुझे ये दोनों सेरिफ फॉन्ट्स में अच्छे नहीं लग रहे। मुझे लगता है कि अगर ये सैंस सेरिफ फॉन्ट्स में हो तो ये और साफ सुथरे और आधुनिक दिखेंगे। साथ ही ऐप के इस टॉप सेक्शन में डिस्कवर फिल्म्स हेडर के पीछे मुझे लगता है कि अगर यहाँ कोई इमेज हो, शायद फिल्मों से ली गई, तो ये और बेहतर लगेगा। कुछ वैसा ही जैसा नेटफ्लिक्स में मूवी की सिफारिश दिखाते हैं, एक अच्छा चौड़ा बैनर इस हेडर के पीछे जिस पर एक ओवरले हो। साथ ही नीचे जो मूवी थंबनेल्स हैं, उनमें से किसी भी थंबनेल इमेज का असली मूवी पोस्टर से कोई संबंध नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इन स्टॉक इमेजेस या शायद ये एआई जनरेटेड हैं, इनके बजाय असली मूवी पोस्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी स्थिति में हमें असली जानकारी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, फिल्मों से संबंधित इमेजेस। जब मैं पूरा कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि मैं माइक्रोफोन आइकन पर क्लिक करता हूं और ये मेरी कही हर बात को ट्रांसक्राइब कर देता है। अब हम आसानी से प्रॉम्प्ट भेज सकते हैं और बेस 44 उन बदलावों को करना शुरू कर देगा। और कुछ ही मिनटों में हमारे पास अपडेटेड ऐप तैयार है। और आप यहां ऊपर देख सकते हैं, इसने हीरो सेक्शन के लिए मूवी का बैकड्रॉप ले लिया है। ये बहुत बढ़िया है। ऐसा भी लग रहा है कि अब हमारे थंबनेल्स के लिए हमारे पास कई मूवी पोस्टर्स हैं, हालांकि गॉडफादर के लिए थंबनेल गायब है। तो इससे मुझे कुछ बातें पता चलती हैं। हमें यह पता लगाना होगा कि असल में उन इमेजेस को लगातार कैसे लाया जाए, उस लॉजिक को मजबूत करें या किसी तरह से फॉल बैक इमेजेस बनाएं। लेकिन आम तौर पर यह इसी तरह काम करता है। तो जैसे ही मैं इसके द्वारा किए गए अपडेट्स की समीक्षा कर रहा हूं, मैं यहां फिर से माइक्रोफोन आइकन चालू कर सकता हूं और जो मैं देख रहा हूं उसके बारे में बोल सकता हूं और फिर उन बदलावों को वापस एआई चैट में सबमिट कर सकता हूं। आप ऐसा बार बार कर सकते हैं जब तक कि ऐप बिल्कुल वैसा ही काम न करने लगे और दिखने न लगे जैसा आप चाहते हैं।
अगर आप वॉइस मोड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप हमेशा, जैसा आप सामान्यतः करते हैं, बस टाइप भी कर सकते हैं एक चैट बॉक्स में। और अगर यह मददगार हो तो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और फाइलें अपलोड कर सकते हैं, ताकि एआई को यह समझने में मदद मिल सके कि आप क्या देख रहे हैं और किस बारे में सोच रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए देखते हैं कि यह ऐप फोन पर कैसा दिखता है। ऊपरी दाईं ओर एक ब्रेक पॉइंट ड्रॉप डाउन है जिसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर का आइकन दिखता है। आप इसे बदल सकते हैं ताकि देख सकें कि यह ऐप टैबलेट या मोबाइल डिवाइस पर कैसा दिखेगा। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं, और ये काफी अच्छा दिख रहा है। इसने हेडर में मौजूद आइटम्स को इन साधारण आइकन बटन में बदल दिया है और एक पंक्ति में जो कई मूवी पोस्टर थे उन्हें भी समेट दिया है। सिर्फ 2 तक सीमित कर दिया है, जिससे फोन पर देखना आसान हो गया है। बेस 44 डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव एप्स बनाता है जो हर स्क्रीन साइज के अनुसार ढल जाते हैं, पर इसे चेक करना जरूरी है। अगर मोबाइल पर कुछ सही न लगे तो उसे अगले एआई प्रॉम्प्ट के बदलावों में लिख लें। अब तक जो कुछ भी हमने किया है वह सब फ्री प्लान पर ही किया है। आपने एक ऐप बनाया, उसे कस्टमाइज किया, देखा कि वह मोबाइल पर कैसा दिखता है, और आपने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। यही है वाइब कोडिंग की खूबसूरती। आप एक आइडिया से लेकर काम करने वाले प्रोटोटाइप तक बिना कुछ खर्च किए जा सकते हैं। लेकिन बात यह है, हर वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म में एक फ्री टियर होता है जिसमें आप उसे आजमा सकते हैं, और एक पेड टियर होता है जिसमें आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। आपको वास्तव में प्रोटोटाइप को एक असली प्रोडक्ट में बदलना होता है, जैसे कि यूजर अकाउंट्स, पेमेंट प्रोसेसिंग, कस्टम डोमेन और कोड एक्सपोर्ट जैसी चीजें। ये बात सच है चाहे आप बेस 44, लेविएबल, बोल्ट या कोई भी दूसरा टूल इस्तेमाल कर रहे हो। फ्री टियर वह जगह है जहां आप सीखते हैं और प्रयोग करते हैं। पेड टियर वह जगह है जहां आप कुछ असली बनाते हैं। बेस 44 के लिए यह बिल्डर प्लान है जिसकी कीमत $40 प्रति माह है, और इसके लिए आपको 250 मैसेज क्रेडिट्स, पेमेंट्स और ईमेल जैसी चीजों के लिए बैक एंड फंक्शंस, कस्टम डोमेन सपोर्ट और गिटहब इंटीग्रेशन मिलता है। मूल रूप से आपको वह सब कुछ मिल जाता है जिसकी जरूरत है ताकि आप अब तक जो हमने बनाया है उसे एक असली लॉन्च करने योग्य प्रोडक्ट में बदल सकें। अगर तुलना करें तो कुछ साल पहले मैंने एक डेवलपर को एक सिंपल MVP बनाने के लिए $20,000 से ज्यादा दिए थे और इसमें महीनों लग गए थे। आज आप वही काम एक डिनर की कीमत में कर रहे हैं। जैसे ही आप अपग्रेड करने के लिए तैयार हों, ऊपर बाईं ओर बेस 44 आइकन पर क्लिक करें, फिर अपग्रेड योर प्लान पर क्लिक करें। आगे बिल्डर प्लान या उससे ऊपर अपग्रेड करें। आप वार्षिक या मासिक भुगतान चुन सकते हैं। सालाना प्लान बेहतर है क्योंकि इसमें आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन मिलेगा। इससे आप पैसे भी बचाएंगे। या आप मासिक प्लान भी ले सकते हैं। अपना पसंदीदा विकल्प चुनें और चेकआउट करें। मैं आपको अगले स्टेप में मिलूंगा। अब जब हम बिल्डर पर हैं तो प्लेटफॉर्म सच में खुल जाता है। आइए यूजर ऑथेंटिकेशन से शुरू करते हैं, वही फीचर जो इसे एक डेमो से असली ऐप में बदल देता है। अभी जो भी आपकी ऐप खोलता है उसे वही चीज दिखाई देती है। किसी के पास अकाउंट बनाने, लॉग इन करने या अपनी खुद की पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस पाने का कोई तरीका नहीं है। ऑथेंटिकेशन ही इसे बदलता है। यही वह सिस्टम है जो यूजर्स को साइन अप करने, लॉग इन करने और अपनी खुद की डेटा रखने देता है ताकि एक व्यक्ति की जानकारी बाकी सभी से अलग रहे। यही वह चीज है जो किसी ऐप को उनका अपना ऐप महसूस कराती है, सिर्फ एक वेबसाइट नहीं। और यही वह बात है जो वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म्स को ChatGPT जैसी चीजों से अलग बनाती है। ऐसी सुविधाएं पहले से ही इसमें बनी होती हैं। आपको अलग से कोई ऑथेंटिकेशन सर्विस सेटअप करने या पासवर्ड्स को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने का तरीका ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप बस इसे ऑन कर देते हैं। बेस 44 एडिटर में ऊपर के टूलबार में डैशबोर्ड टैब पर क्लिक करें, फिर सेटिंग्स पर क्लिक करें ताकि वह खुल जाए, और फिर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करें। यहां आप देख सकते हैं कि बेस 44 आपको कई ऑथेंटिकेशन मेथड्स देता है जिन्हें आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है ईमेल और पासवर्ड। आपके यूजर्स एक अकाउंट बनाते हैं, पासवर्ड सेट करते हैं और लॉग इन करते हैं। लेकिन आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और एप्पल के साथ सोशल लॉग इन भी एनेबल कर सकते हैं। मैं अभी सिर्फ ईमेल और पासवर्ड और गूगल को ऑन रखूंगा क्योंकि ये ज्यादातर यूजर्स के लिए काफी है। ऑथेंटिकेशन मेथड्स उपलब्ध हैं, लेकिन हमें अभी भी वे पेज जोड़ने हैं जहां यूजर्स हमारे ऐप में साइन अप और लॉग इन कर सकें। आइए वापस चैट पे चलते हैं और ये काम करते हैं। मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा और फिर चैट में कहेंगे साइन अप और लॉग इन पेज जोड़ें ताकि यूजर्स अपना अकाउंट बना और मैनेज कर सकें। साथ ही एक लॉग आउट बटन भी जोड़ें जो ऊपर दाईं ओर दिखे जब कोई लॉग इन हो, और जब वे लॉग आउट हों तो वह बटन साइन अप लॉग इन बटन बन जाए। हम प्रॉम्प्ट सबमिट करेंगे और जब यह पूरा हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि बेस 44 ने पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम सेटअप कर दिया है। ऊपर दाईं ओर एक लॉग आउट बटन है। जब मैं इसे क्लिक करता हूं तो हमें एक लॉग इन पेज मिलता है। मैं आगे बढ़कर लॉग इन करूंगा। अब हम फिर से लॉग इन हो गए हैं। हमारे पास पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, सुरक्षित पासवर्ड स्टोरेज, सेशन मैनेजमेंट, लॉगिन और साइन अप पेज, ऑल कुछ टॉगल्स और एक ही प्रॉम्प्ट से। अगर आप यह पारंपरिक कोडिंग से करते तो सिर्फ यही काम करने में कई दिन लग सकते थे।
आप अलग अलग एक्सेस लेवल भी सेट कर सकते हैं। डैशबोर्ड के तहत आप यूजर्स पर क्लिक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मेरी भूमिका यहाँ एडमिन पर सेट है। एडमिन यूजर्स सब कुछ देख सकते हैं और सामान्य यूजर्स केवल अपना डेटा देख सकते हैं। पेस 44 इसे रो लेवल सिक्योरिटी नामक चीज के माध्यम से संभालता है। आपको अभी तकनीकी विवरण समझने की जरूरत नहीं है, बस एआई को बता दें कि किस प्रकार का यूजर क्या देख सकता है और यह खुद ही सेटअप कर देगा। मुझे पता है कि ऐसा लग सकता है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन असल बात यह है कि आपको अभी सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म खुद ही इसे संभालता है। अब जब यूजर्स लॉग इन कर सकते हैं तो चलिए उस चीज के बारे में बात करते हैं जो किसी ऐप को बिजनेस में बदल देती है, पैसे मिलना। लेकिन यह सेक्शन सिर्फ पेमेंट्स से कहीं बड़ा है। यहां हम असल में आपकी ऐप को बाहरी सेवाओं से जोड़ रहे हैं। स्ट्राइप के जरिए पेमेंट्स, रिसेंट जैसी सेवा के जरिए ईमेल्स, ट्विलियो के जरिए टेक्स्ट मैसेज, इन्हें थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कहा जाता है। ऐसे टूल्स जो पहले से मौजूद हैं और जिनसे आपकी ऐप बात कर सकती है। आपको पेमेंट सिस्टम शुरू से बनाने की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी ऐप को स्ट्राइप से कनेक्ट कर दें और स्ट्राइप पैसे का सारा काम संभाल लेता है। यही है इंटीग्रेशन की ताकत। तो चलिए उस चीज से शुरू करते हैं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। कैसे पैसे मिले? पेमेंट्स जोड़ने के लिए हम बस एआई से पूछ सकते हैं। चैट में मैं कहूंगा स्ट्राइप को कनेक्ट करो ताकि हम ग्राहकों से प्रीमियम मूवी सिफारिशों के लिए मासिक सब्सक्रिप्शन चार्ज कर सकें। हम सबमिट करेंगे। यह हमसे पूछेगा कि क्या हम स्ट्राइप इंस्टॉल करने की अनुमति देना चाहते हैं या अनुरोध को अस्वीकार करना चाहते हैं। आइए इंस्टॉल स्ट्राइप पर क्लिक करें। कुछ मिनटों बाद यह वापस आकर कहता है कि सब कुछ सेटअप हो गया है। इसने एक प्रीमियम पेज बनाया है ताकि नया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान दिखाया जा सके। इसने चेकआउट, सब्सक्रिप्शन और प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए कई बैकएंड फंक्शंस बनाए हैं और इसने वह सारी तकनीकी चीजें भी बना दी हैं जो हमें प्रोडक्ट और सब्सक्रिप्शन को मैनेज करने के लिए चाहिए। इसने हमें यह टेस्ट करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। तो ये कहता है क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और इस डेमो कार्ड का इस्तेमाल करें। आइए हम यहाँ ऐसा करते हैं। अगर हम अभी सब्सक्राइब पे क्लिक करें तो हमें ये पॉपअप मिलता है जिसमें कहा गया है कि हमें ये पब्लिश्ड ऐप में करना होगा। अब हमें वास्तव में ये करने के लिए ऐप को अभी पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। हमें बस यहाँ दिए गए इस URL पर जाना है। तो मैंने इस URL को कॉपी किया है, एक नए टैब में गया हूं और ये प्रीव्यू URL है। तो यहां हम प्रीमियम पर जाएंगे, अभी सब्सक्राइब करेंगे और यहां हमें स्ट्राइप सैंडबॉक्स चेकआउट में ले जाया गया है। आइए उस डेमो कार्ड को डालते हैं और हम क्लिक करेंगे पे एंड सब्सक्राइब और हो गया, चेकआउट फ्लो सफल रहा। बस इतना ही। पेमेंट्स कनेक्ट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट, प्रोडक्ट कनेक्ट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट। हमारे पास एक काम करने वाला चेकआउट है। बेस 44 पहले स्ट्राइप को टेस्ट मोड में सेट करता है ताकि आप इसे बिना किसी असली पैसे के ट्राई कर सकें। अब अगर हम डैशबोर्ड पर वापस जाएं और इंटीग्रेशंस में जाएं तो जब आप लाइव जाने के लिए तैयार हों, यहां एक सेटअप गाइड है जो आपको आपके असली स्ट्राइप अकाउंट को कनेक्ट करने की प्रक्रिया से गुजराता है। अब मैं अभी हर स्ट्राइप सेटिंग को विस्तार से नहीं बताने वाला हूं। यह खुद में एक अलग ही गहरा विषय है और बेस 44 की डॉक्स इसे काफी अच्छे से कवर करती है। लेकिन बात यह है कि आपने सिर्फ एआई से पूछकर अपने ऐप में पेमेंट प्रोसेसिंग जोड़ दी है। इसे ही वाइब कोडिंग कहते हैं। अब आप शायद यहां कुछ अतिरिक्त बिजनेस लॉजिक जोड़ना चाहेंगे ताकि आपके प्रीमियम ग्राहकों को फ्री यूजर्स से अलग कुछ दिखे। शायद आप यह भी चाहेंगे कि जब कोई साइन अप करे तो उसे एक धन्यवाद ईमेल भेजा जाए। आइए ये बात बेस 44 एआई चैट को बताते हैं। मैं फिर से वॉइस मोड का इस्तेमाल करूंगा। कृपया सुनिश्चित करें कि फ्री और पेड यूजर्स को अलग अलग कंटेंट दिखे। साथ ही जब कोई नया प्रीमियम सब्सक्राइबर साइन अप करे तो उसे एक कंफर्मेशन ईमेल भी भेजें और हम इसे भेज देंगे। जब यह हो जाएगा तो आप इसे देख सकते हैं। एआई सिफारिशों को अब यू प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के पीछे लॉक करने का फैसला किया गया है और साथ ही स्ट्राइप चेकआउट के वेबहॉक में एक कंफर्मेशन ईमेल भी जोड़ दिया गया है। तो अब यहां ऊपर हमारे पास एक फॉर यू टैब है और हम देख सकते हैं कि यह अब एक प्रीमियम फीचर के रूप में लॉक हो गया है। अब जिस यूजर का हम टेस्ट एनवायरनमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पास अभी सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसलिए यहां बैकग्राउंड में मैंने एक टेस्ट यूजर बनाया है जिसके पास सब्सक्रिप्शन है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऊपर दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करके देख सकते हैं कि अलग अलग यूजर्स को ऐप का अनुभव कैसा मिलता है। एक्ट एज यूजर पर क्लिक करके फिर हम व्यू एज चुन सकते हैं और यहां इस दूसरे टेस्ट यूजर में बदल सकते हैं। अब अगर हम फॉर यू टैब पर क्लिक करें तो देख सकते हैं कि गेट अब अनलॉक हो गया है और अब यह यूजर कस्टम एआई सिफारिशें प्राप्त कर सकता है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में हमने शून्य से एक ऐसी ऐप बना ली है जिसमें यूजर अकाउंट्स, पेमेंट्स और कस्टम लॉजिक है और हमने एक भी लाइन कोड नहीं लिखी है। इस ऐप को पब्लिश करने से पहले आइए बात करते हैं कि जब कुछ गलत हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। ये वाइब कोडिंग में पूरी तरह सामान्य है। असल में ये सामान्य कोडिंग में भी होता है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे आम समस्याओं को कैसे ठीक करें ताकि आपका समय या क्रेडिट्स बर्बाद ना हो। ऐप्स और उनकी फाइलें आपस में बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं। एक चीज बदलने से दूसरी चीज पर असर पड़ सकता है, इसलिए हर बदलाव के बाद टेस्ट करें, 10 बदलावों के बाद नहीं।
आमतौर पर अगर कुछ गलत हो जाता है और आपकी ऐप में कोई त्रुटि आती है तो बेस 44 उसे पहचान लेगा और आप बस रिजॉल्व विद एआई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और यहां लिखा है इस एक्शन से आपके अकाउंट से कोई क्रेडिट नहीं कटेगा, तो आप बस उस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और एआई खुद ही समाधान निकाल लेगा। ये मुफ्त है। इसने इस एलिमेंट के इंपोर्ट पाथ में टाइपो पहचान कर उसे ठीक कर दिया। याद है हमने पहले वर्जन हिस्ट्री की बात की थी, ये वहीं काम आता है। अगर किसी बदलाव से कुछ खराब हो जाता है तो आप हमेशा पिछली वर्जन पर वापस जा सकते हैं। अब एक और आम समस्या यह है कि एआई ठीक नहीं समझ पाता कि आप क्या चाहते हैं। यहां मैंने इसे हेडर को और सिनेमैटिक बनाने के लिए कहा था क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह नेटफ्लिक्स जैसा महसूस हो। और यहां इसने हीरो को सिनेमैटिक अपग्रेड दे दिया। यह वह नहीं था जो मैं चाहता था। ऐसी परिस्थितियों में आपको जो फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना चाहिए वह यह है। मैंने क्या उम्मीद की थी बनाम क्या हुआ वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करें। तो उदाहरण के लिए कहें कि यह सही नहीं लग रहा है। मेरी उम्मीद थी कि आपने हेडर सेक्शन को और मिनिमलिस्ट और स्लीक लुक में अपग्रेड किया होगा। जो हुआ वह यह था कि आपने हीरो को अपडेट किया, न कि हेडर या नेव को। कृपया हीरो में किए गए बदलाव को वापस लें और मेरी शुरुआती रिक्वेस्ट के अनुसार हेडर को अपडेट करें। आइए इसे भेजते हैं। और यहां इसने हीरो की समस्या को ठीक कर दिया और सिनेमैच टाइटल को एक अच्छा बड़ा बोल्ड लुक दिया जो नेटफ्लिक्स जैसा ही है। ठीक है, अब यहां वह हिस्सा है जहां जादूगर अपने राज खोलता है। जो बदलाव आपने अभी देखा वह भद्दा सा नेटफ्लिक्स बैनर, दरअसल मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसे कैसे ठीक किया जाता है। मुझे यह जरूर बताना है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को गलतफहमी हो जाए कि एआई ऐसी बड़ी गलतियां करेगा। आप जब खुद असली वाइब कोडिंग करेंगे तो जो उदाहरण सामने आएंगे वे शायद इससे कम भयानक दिखेंगे। वहां समस्याएं कहीं ज्यादा सूक्ष्म होंगी। और मैंने क्या उम्मीद की थी बनाम क्या हुआ वाला फॉर्मेट इन समस्याओं से बाहर निकलने में बहुत मददगार है। बेस 44 में एक फीचर है जिसे डिस्कस मोड कहते हैं, जो तब बहुत उपयोगी होता है जब कुछ काम नहीं कर रहा हो और आपको वजह समझ ना आ रही हो। आप चैट में डिस्कस पर क्लिक कर सकते हैं और अब आप अपनी ऐप के बारे में एआई से बात कर सकते हैं बिना किसी बदलाव के। और इसकी कीमत सिर्फ 0.3 मैसेज क्रेडिट्स है। आप इससे पूछ सकते हैं कि क्या गलत हो सकता है, समाधान पर विचार कर सकते हैं और अपने विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं। यह ऐसा है जैसे आप किसी टीममेट से बातचीत कर रहे हो, इससे पहले कि आप वास्तव में कूदें और चीजों को ठीक करना शुरू करें। क्योंकि इसकी कीमत एक सामान्य क्रेडिट का सिर्फ एक अंश है, आप बार बार बातचीत कर सकते हैं बिना अपने बैलेंस को जल्दी खत्म किए। मैंने अभी इस हीरो सेक्शन के लिए एक डेली मूवी रिकमेंडेशन फीचर लागू किया है जिसमें यह कई फिल्मों को घुमाता है, लेकिन मुझे इसका लुक पूरी तरह पसंद नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि डिस्कस मोड असल में कैसा दिखता है। मैं फिर से वॉइस मोड का इस्तेमाल करूंगा। हमारे हीरो सेक्शन में यहां ऐसा लग रहा है कि इमेजेस में लोगों के सिर कट रहे हैं। वे ऐसे दिख रहे हैं जैसे हेडर के नीचे छुपे हुए हों, थोड़े छिपे हुए। क्या आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे ठीक कर सकते हैं? इसके अलावा शिंडलर्स लिस्ट फीचर्ड मूवी में कोई भी इमेज दिखाई नहीं दे रही है, यह बस अंधेरा सा है। क्या आप इसे भी देख सकते हैं और इसे ठीक करने के लिए कोई योजना बना सकते हैं? यह रहा प्रॉम्प्ट। अब हम इसे भेजेंगे। कुछ मिनटों बाद डिस्कस मोड ने जवाब दिया जिसमें दिखाया गया कि उसने फाइलों को पढ़ा और रिव्यू किया और दोनों समस्याओं के संभावित कारणों की पहचान की। उसने दोनों को ठीक करने के लिए एक योजना भी प्रस्तावित की। और अब इसे ठीक करने के लिए हमें बस इतना करना है कि डिस्कस मोड को बंद कर दें और कहें कुछ ऐसा, हाँ कृपया आगे बढ़ें और वे प्रस्तावित सुधार लागू करें। और हो गया। इसने ऊपर की पैडिंग को अपडेट कर दिया ताकि लोगों के सिर इन स्प्लैश इमेजेस में कट ना जाएं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इसने यहां कोई फॉलबैक इमेज डाली है, जैसा कि इसने कहा था कि डालेगा। तो ऐसे में हमें फिर से प्रक्रिया दोहरानी होगी, समझाना होगा कि हमने क्या उम्मीद की थी और असल में क्या हुआ, और फिर एआई को समस्या का हल निकालने देना होगा। वाइब कोडिंग में सबसे महत्वपूर्ण डिबगिंग स्किल तकनीकी नहीं है, वह है संवाद। अगर एआई ने गलती की है तो समाधान लगभग हमेशा एक बेहतर प्रॉम्प्ट होता है। अगर आप कर्सर जैसे टूल का इस्तेमाल करके कोई ऐप बनाते हैं तो आपको एक समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपने ऐप बना लिया है, आप बहुत उत्साहित हैं, आप किसी को दिखाना चाहते हैं और ऐप आपके लोकल होस्ट पर चल रहा है। यह सिर्फ आपके कंप्यूटर पर ही मौजूद है। आपका दोस्त इसे नहीं खोल सकता, आपका निवेशक इसे नहीं देख सकता। यह ऐसा है जैसे आपने एक घर बनाया हो जिसमें सिर्फ आप ही जा सकते हैं। बेस 44 के साथ यह कोई समस्या नहीं है। आपका ऐप सिर्फ 4 क्लिक में लाइव होकर किसी सार्वजनिक डोमेन पर साझा किया जा सकता है। अपने ऐप को प्रकाशित करने के लिए बस ऊपर दाईं ओर पब्लिश पर क्लिक करें, फिर ऐप विजिबिलिटी को पब्लिक नो लॉगिन में बदलें और फिर पब्लिश ऐप पर क्लिक करें। और बस इतना ही, आपको एक पुष्टि संदेश मिलेगा कि आपका ऐप प्रकाशित हो गया है और ऑनलाइन लाइव है। अगर हम इस यूआरएल को कॉपी करें, एक नया टैब खोलें और उसमें पेस्ट करें तो हम सीधे अपने सुंदर नए ऐप पर पहुंच जाएंगे, लाइव इंटरनेट पर और साझा करने के लिए तैयार। लेकिन अगर आप इसे असली उपयोगकर्ताओं के साथ साझा करने जा रहे हैं तो शायद आप अपना खुद का डोमेन चाहेंगे। ये डोमेन थोड़ा अजीब सा है,
लेकिन चूंकि हम बिल्डर प्लान पर हैं, हम बहुत आसानी से एक कस्टम डोमेन ले सकते हैं। बेस 44 एडिटर में वापस आते हैं। हम अभी भी अपने ऐप के लिए यह अस्थायी नाम सिनेमैच इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमें इसके लिए कोई .com मिल सकता है। इसके लिए हम ऊपर दाईं ओर पब्लिश पे क्लिक करेंगे, फिर गेट डोमेन पे क्लिक करेंगे। ये सर्च फील्ड में अस्थायी डोमेन लोड कर देता है। हम उसे हटाकर सिनेमैच लिखेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। वह उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा ऐप अभी नया है। अगर चाहें तो हमारे पास नाम बदलने का समय है। चलो कुछ और ट्राई करते हैं, जैसे plotpair.com, और यह उपलब्ध है। पहले साल के लिए यह सिर्फ $1 है। चलो इसे क्लेम करते हैं। यह हमें आयोनोस पे ले जाएगा, जहां हम इसे अपनी कार्ट में जोड़ सकते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर डोमेन क्लेम करने के लिए बस चेकआउट प्रक्रिया को फॉलो करें। इसे पूरा करने के बाद जब आप बेस 44 में अपने ऐप पर वापस आएंगे, अगर आप पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपके अस्थायी डोमेन की जगह आपका कस्टम डोमेन लोड हो गया है, और अगली बार जब आप अपना ऐप पब्लिश करेंगे तो वह आपके कस्टम डोमेन पर पब्लिश हो जाएगा। हालांकि हमने अभी अपने ऐप का नाम बदला है, तो चलिए पहले उसे अपडेट करते हैं। हम बस AI से कहेंगे कृपया जहां भी सिनेमैच लिखा है वहां उसका नाम बदलकर प्लॉटपेयर कर दें। 1 मिनट बाद नाम बदल दिया गया है। हम पब्लिश पर क्लिक कर सकते हैं, कस्टम डोमेन कॉपी करें, और फिर जब हम ड्यून डोमेन पे जाएंगे तो हमें शायद एक DNS एरर दिखे। चिंता मत करें, आपने कुछ गलत नहीं किया है। DNS में बदलाव को पूरी तरह से लागू होने में कुछ मिनट लग सकते हैं, कभी कभी 1 घंटे तक भी। तो अगर तुरंत काम न करे तो घबराए नहीं, आखिरकार ये लॉड हो जाएगा और इसी तरह आपके पास एक असली डोमेन पर एक असली ऐप तैयार है। अब ये सिर्फ एक डेमो नहीं है, अब दुनिया में कोई भी इसे अभी खोल सकता है। बेस 44 आपको अपना ऐप iOS और एंड्रॉयड के लिए एक नेटिव मोबाइल ऐप में बदलने की सुविधा भी देता है। यहां आपको जो जानना है वह है, एप्पल के ऐप स्टोर पर प्रकाशित करने के लिए आपको एक एप्पल डेवलपर अकाउंट की आवश्यकता होगी। इसकी लागत $99 प्रति वर्ष है। गूगल प्ले के लिए यह एक बार की $25 फीस है। प्रक्रिया इस तरह काम करती है, बेस 44 आपके वेब ऐप को उस फॉर्मेट में पैकेज करता है जिसे ऐप स्टोर से स्वीकार करते हैं। आपको कोई नई प्रोग्रामिंग भाषा सीखने या अलग टूल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जो ऐप आपने पहले ही बनाया है वही ऐप प्रकाशित होता है। अब कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। एप्पल की समीक्षा प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, कभी कभी कुछ दिन भी लग जाते हैं, और उनके पास इस बारे में विशिष्ट दिशा निर्देश हैं कि ऐप्स क्या कर सकते हैं। तो तुरंत स्वीकृति की उम्मीद न करें। गूगल आमतौर पर तेज होता है, लेकिन उनके भी अपने नियम और आवश्यकताएं हैं। परिणाम बिल्कुल वैसे नहीं होते जैसे स्विफ्ट या कॉटलिन में मूल रूप से बनाए गए ऐप्स के होते हैं, लेकिन अधिकांश उपयोग मामलों के लिए, खासकर वे ऐप्स जो आप वाइब कोडिंग से बनाते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं बेस 44 की मोबाइल पब्लिशिंग गाइड का लिंक विवरण में दूंगा ताकि आप पूरे प्रोसेस को एक एक कदम करके समझ सकें। लेकिन मुख्य बात यह है कि वही ऐप जो आपने अपने लैपटॉप पर बनाया था अब किसी की जेब में है। अब मैं आपके साथ ईमानदारी से बात करना चाहता हूं कि वाइब कोडिंग इस समय कहां है। किसी बिजनेस आइडिया को वैलिडेट करने, एक MVP बनाने या इंटरनल टूल्स तैयार करने के लिए सच कहूं तो इससे तेज कुछ नहीं है। मैंने खुद इस तरीके से एक SES प्रोडक्ट बनाया है, ऑडियो प्रोफेशनल्स के लिए एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जिसे अभी भी पेइंग कस्टमर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ खिलौने नहीं हैं, लेकिन इनकी कुछ असली सीमाएं भी हैं। जटिल ऐप्स जिनमें बहुत सारे हिस्से चलते रहते हैं, ऐसे ऐप्स जिन्हें भारी ट्रैफिक संभालना है या गहरी कस्टमाइजेशन चाहिए, आपको सीमाएं महसूस होंगी। फिर सुरक्षा का मुद्दा भी है। आप ऑनलाइन लोगों को वाइब कोडेड ऐप्स को AI स्लॉप कहते सुनेंगे, और सच कहूं अगर आप सावधान नहीं हैं तो वे गलत भी नहीं हैं। जब AI आपका कोड जनरेट करता है तो वह API कीज या यूजर डेटा जैसी चीजों को ऐसे तरीके से संभाल सकता है जो सुरक्षित नहीं होते। इसलिए हमेशा सुनिश्चित करें कि हर यूजर केवल अपना ही डेटा देख सके। कभी भी संवेदनशील कीज को सीधे किसी प्रॉम्प्ट में न डालें, और बेस 44 की बिल्ट इन सिक्योरिटी ऑडिट जरूर चलाएं। ये बुनियादी बातें काफी मददगार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे न बनाएं, बस इसे समझदारी से बनाना जरूरी है। और अगली चीज जो मैं दिखाना चाहता हूं वो इन चिंताओं का हल है। अगर आप गिटहब से परिचित नहीं हैं तो ये वह जगह है जहां डेवलपर्स अपना कोड स्टोर और मैनेज करते हैं। इसे आप गूगल डॉक्स की तरह समझ सकते हैं, लेकिन कोड के लिए। यह हर बदलाव का रिकॉर्ड रखता है, कई लोगों को एक साथ काम करने देता है, और यह वह मानक टूल है जिसे प्रोफेशनल डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं। बेस 44 में गिटहब इंटीग्रेशन है। जब आप इसे ऑन करते हैं तो आपके ऐप के पीछे का सारा कोड जो भी बेस 44 ने जनरेट किया है वह एक गिटहब रिपॉजिटरी में भेज दिया जाता है, जो आपके स्वामित्व और नियंत्रण में होती है। मैं आपको दिखाता हूं कि इसे कैसे कनेक्ट करें। बेस 44 में गिटहब आइकन पर क्लिक करें। यह वही है जो टॉप टूलबार में 3 डॉट्स वाले आइकन के बगल में है। फिर कनेक्ट टू गिटहब पर क्लिक करें। पॉपअप में कनेक्ट गिटहब पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी। आप चाहें तो मौजूदा गिटहब अकाउंट में साइन इन कर सकते हैं या नया अकाउंट बना सकते हैं। मैं गूगल के साथ आगे बढ़ूंगा।
फिर बस दिए गए निर्देशों का पालन करें और सेटअप पूरा करें। इसके बाद आपको वापस बेस 44 पर भेजा जाएगा और एक रिपॉजिटरी बनाने के लिए कहा जाएगा। अपनी रिपॉजिटरी का नाम रखें और फिर क्रिएट पर क्लिक करें। अब ऊपर दाईं ओर गिटहब बटन पर एक हरा डॉट दिखाई दे रहा है, जिससे पता चलता है कि यह कनेक्ट हो गया है। बस इतना ही। अब आपके ऐप का कोड गिटहब में है और यहां से सिंक दोनों तरफ काम करता है। जब आप बेस 44 में पब्लिश के जरिए बदलाव करते हैं तो वे अपने आप गिटहब में दिख जाते हैं, और अगर कोई गिटहब में कोड में बदलाव करता है तो बेस 44 उन्हें पकड़ लेता है। अब यहां से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। याद है, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको वाइब कोडिंग टूल्स की 3 श्रेणियां दिखाई थी: ONL in one बिल्डर्स, EI कोड एडिटर्स और EI कोडिंग एजेंट्स। हम अब तक पूरे समय एक ऑल इन वन बिल्डर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब जब आपका कोड गिटहब में है तो आप दूसरे टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने ऐप में कोई बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन आप बेस 44 के चैट से ठीक वही नहीं करवा पा रहे हैं जो आप चाहते हैं। आप अपनी रिपॉजिटरी को अपने कंप्यूटर पर क्लोन कर सकते हैं। क्लाउड कोड जैसे टूल को खोलें जो एक AI कोडिंग एजेंट है और उसे सीधे इस तरह कुछ बताएं: मुझे एक समस्या आ रही है जहां शिंडलर्स लिस्ट फिल्म के लिए डिस्प्ले में कोई भी इमेज नहीं आ रही है। क्या आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं और इसे ठीक कर सकते हैं? यह अंदर जाकर असली फाइलों को एडिट करता है। आप उन बदलावों को गिटहब पर पुश करते हैं और बेस 44 उन्हें अपने आप पकड़ लेता है। अभी आपको इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने अभी अभी अपना पहला ऐप बनाया है। फिलहाल के लिए यही आपकी जीत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि यह सुविधा यहां मौजूद है क्योंकि वाइब कोडिंग की असली ताकत किसी एक टूल में नहीं है। असल में ये सभी टूल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। आप बिल्डर का इस्तेमाल करके 0 से 1 काम करने वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, और जब आपको ज्यादा नियंत्रण चाहिए होता है तो आप और भी शक्तिशाली टूल्स या सहयोगियों को जोड़ सकते हैं, वो भी बिना सब कुछ फिर से शुरू किए। मैं डिस्क्रिप्शन में बेस 44 के गिटहब सेटअप गाइड का लिंक दूंगा ताकि जब आप तैयार हों तो इसे एक्सप्लोर कर सकें। वाइब कोडिंग निकट भविष्य में प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जगह नहीं लेने वाला है, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं है। यह जानने के लिए कि आपका आइडिया सच में काम करता है या नहीं, और उसे लोगों के सामने लाने के लिए, इससे तेज कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने अभी अभी 0 से 1 काम करने वाला ऐप बना लिया जिसमें यूजर अकाउंट्स, पेमेंट्स और एक कस्टम डोमेन है, सिर्फ यह बताकर कि आप सामान्य भाषा में क्या चाहते थे। इसमें बेहतर होने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक और ऐप बनाएं। कोई नया आइडिया सोचें, बेस 44 खोलें और देखें कि आप इसे कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए लिंक का उपयोग करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक क्लिक करें और फ्री में वाइब कोडिंग शुरू करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।